ये है दिल्ली दर्पण। ना तो आज सरकार की ओर से या अस्पतालों में बिस्तर मिले, ना दवाइयाँ मिली। हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान महसूस करते हैं अपने आप को। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। इस पूरे कोरोना काल के अंदर समाज ने समाज को संभाला है और इसका बेहतरीन उदाहरण रोहिणी की जो ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं वहां भी देखने को मिला। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ में आइसोलेशन सेंटर हमें देखने को मिले। स्थायी रूप से कई जगह जब ऑक्सीजन की कमी आई तो ऑक्सीजन के भंडारे और लंगर जिन्हें हम कह सकते हैं वो उन्होंने लगाए। किस तरह से ये कोरोना काल सोसाइटीज़ में प्रभावित रहा और कितना सरकार इनकी मदद कर पाई और कितना ये खुद आपस में मदद कर पाए, इस सब के लिए हमारे पास ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के प्रमुख पदाधिकारी मौजूद है। सर, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं वेद प्रकाश राठी, प्रधान फेडरेशन रोहिणी कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़। और अभी आपको बताएं कि ये जो मंजर देखा है, जो सेकंड वेव का मंजर देखा सोसाइटीज़ ने, पहली में तो इतना कहर नहीं था, लेकिन दूसरे में तो बहुत ही भारी कहर सोसाइटियों पर गिरा। कोई सोसाइटी 152 सोसाइटियां हैं इस सेक्टर 9, 13, 14, 15 इस एरिया के अंदर, रोहिणी के अंदर, और कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं है जिसमें मतलब 5-7 लोगों की डेथ ना हुई हो। बहुत ज़्यादा बुरा। और अब की बार हमारे पास ना तो सरकार की ओर से या अस्पतालों में बिस्तर मिले, ना दवाइयाँ मिली, ना ऑक्सीजन मिली, और इतना अग्रेसिव कोरोना का ये काल था। इसके अंदर फिर हम फेडरेशन के लोग ही खुद उठे और उठकर हमने लोगों की मदद करी। हमने खूब जो भी दवाइयाँ थी दवाइयाँ दी। लोग जो खाना नहीं पका सकते थे उनके घरों तक खाने पहुँचाए। जो लोग हॉस्पिटलों में जितनी भी सेवा कर सकते थे, लोगों के घरों पर पहुँच कर जाकर फेडरेशन के सभी साथियों ने मिलजुल कर एक दूसरे का सहयोग किया। और हम इस काल से, इस मंजर से अपनी हिम्मत पे निकल के आए हैं। ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी का ये बहुत ही बुरा अनुभव रहा। इस एरिया के अंदर हमारी पुरजोर मांग है कि इस एरिया के अंदर कोई एक ढंग का हॉस्पिटल होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा एरिया हो गया है। अब इस एरिया के अंदर जो हॉस्पिटल मिले हमें वो बहुत छोटे थे। प्राइवेट कई हॉस्पिटल हैं, सरोज हॉस्पिटल है, अम्बेडकर हॉस्पिटल है। अरे छोटे छोटे हॉस्पिटल हैं और जनता इतनी ज़्यादा है, उनमें किसी भी हॉस्पिटल के अंदर मतलब आप जाके देखो, ना तो बिस्तरे थे, ना उनके अंदर पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर था। वो भी मतलब बर्डन्ड थे, अपने ओवर क्राउडेड थे हॉस्पिटल बुरी तरह से। बहुत थोड़ी संख्या थी उन हॉस्पिटल की। सोसाइटियों ने खूब, सागर साहब ने अपनी सोसाइटी के अंदर भी मतलब कोविड सेंटर बनाया। बहुत सी सोसाइटियों ने बनाया और बहुत सी सोसाइटियों ने ये मदद करी। रितु गोयल जी ने भी अपना एक स्कूल में ही मतलब कोविड सेंटर बनाया, जिसमें आपको लगता है कि सरकारों की तरफ से जो मदद रही, चाहे कोई भी सरकार हो, एमसीडी हो, केंद्र हो, स्टेट हो, सफिशिएंट थी क्या? नहीं, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल इनसफिशिएंट है। कोई मदद नहीं मिली हमारे को इस काल में। हमारे को कोई मदद नहीं मिली है, बिल्कुल नहीं मिली है। ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को तो पहले भी सरकारी फंड लगने की बात हो, सुविधाओं की बात हो, उसमें भी अलग थलग रखा गया है। वो भी एक लड़ाई आप लंबी लड़ते रहे हैं। अब जब सुविधाएं हैं तो लगता है कि सरकार नेगलेक्ट कर रही है ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी। बिल्कुल नेगलेक्ट किया है, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को नेगलेक्ट किया गया है। हमारा देखो, हम बराबर का टैक्स देते हैं, बराबर का औरों से ज़्यादा। इस जो ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, ये मध्यम वर्गीय सरकारी लोग हैं जो आज रिटायर्ड हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं मेजोरिटी के अंदर। और ये लोग अपना सोसाइटी में सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे स्ट्रीट लाइट है, आपने देखा है कभी कहीं? सारे हिंदुस्तान में क्या, सारे वर्ल्ड में जो सोसाइटी या जो मतलब अर्बन एरिया है वो अपना
खुद का स्ट्रीट लाइट क्रिएट करे, उसको खुद को मेंटेन करे, उसके खर्चे को भी वहन वही करे। हम अपना सिविर भी खुद क्रिएट करते हैं, अपना सिविर सिस्टम मेंटेन भी करते हैं, अपनी स्ट्रीट लाइट भी मेंटेन करते हैं, अपनी सड़कें भी हम बनाते हैं। तो क्या हमारे को मदद मिली, और बराबर हम हाउस टैक्स देते हैं। हमारे दिलों में बहुत ज़्यादा ये है कि हम तो यहाँ हिंदुस्तान में रह के पाकिस्तान महसूस करते हैं अपने आप को। तो हमारे दिलों में ये काफ़ी एक वेदना है। ठीक है, तो बिल्कुल एक बहुत दर्द है, वाजिब दर्द है। हमारे साथ एसएल सागर भी हैं, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के भी पदाधिकारी हैं। आपने खुद अपने यहाँ जनरल सेक्रेटरी हैं, सॉरी, आपने खुद अपने आइसोलेशन सेंटर भी बनाया था, और अब देख रहे हैं कि आपने ऑक्सीजन वगैरह रखे हैं, डॉक्टरों का भी इंतजाम किया। कितनी मदद वो कर पा रहे हैं आप? देखिए, एक्चुअली अभी जो कोविड केयर सेंटर सोसाइटी के अंदर बनाए गए, उनके अंदर रिस्ट्रिक्शन ये है कि हमारे सिर्फ सोसाइटी के लोग ही उसका बेनिफिट ले सकते, आउटसाइडर्स उसमें अलाउड नहीं है। तो अभी तक हमने 5 बेड लगाए थे, आपने उस दिन भी देखा था, और हमारे 4 कंसंट्रेटर हैं, और उन कंसंट्रेटर की वजह से जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम ऑलमोस्ट हमारी सॉल्व हो चुकी है। खाने की भी व्यवस्था हमने की होगी, जो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को खाना चाहिए तो हमारा एक ग्रुप बना के उनको नियमित रूप से दे रहे हैं। सबसे बड़ी दिक्कत ये, क्योंकि अभी आपने कहा है कि यहाँ प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल इतने एक्सपेंसिव हैं कि सोसाइटी में रहने वाला हर व्यक्ति उनका शायद बिल नहीं भर सकता है। 20-20 लाख 30-30 लाख रुपए के बिल आते हैं। तो मैं समझता अगर कोविड का कोई पेशेंट है, सरकार को फ्री ऑफ चार्ज उनका इलाज कराने की जिम्मेदारी लेना चाहिए, जैसा कि कुछ राज्यों ने किया भी है कि कोविड का कोई पेशेंट अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जाएगा, उससे कोई चार्जेस नहीं लिए जाएँ, उसका इलाज का खर्चा जो भी हो वो सरकार वहन करेगी। लेकिन दिल्ली में शायद हमारे केजरीवाल जी ने पिछली बार कहा भी था कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जो बिल आएगा वो सरकार भरेगी, बाद वो बैकआउट कर गए। और आज स्थिति वो है, अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में चला जाता है तो 2.5 लाख रुपए तो एडवांस जमा कराने के बाद अगर वो 10 दिन रह जाए तो कम से कम 14-15 लाख रुपए का बिल आता है, जो हर आदमी के लिए संभव नहीं। इसलिए हमारी डिमांड ये थी कि रोहिणी के अंदर कम से कम एक एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज खोला जाए, क्योंकि रोहिणी का बहुत विस्तार हो चुका है। करीब यहाँ रोहिणी जो नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट का पॉपुलेशन करीब 86 लाख है। तो मैं समझता हूँ हमारे पास इस बात की बहुत ज़रूरत है कि एक सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल हो। आपने बताया क्योंकि डॉक्टर अंबेडकर वहाँ भी बहुत सारी सुविधाएं नहीं, बहुत सारे डिपार्टमेंट नहीं, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिलता, इंटेंसिव केयर की ज़रूरत हो वो नहीं मिल पाती, और लोग दम तोड़ रहे। कोई भी सोसाइटी ऐसी नहीं जहाँ 10 से 12 से लोग कम मरे हों इस वक्त। और अभी जो 3rd वेव की बात चल रही है, दैट मे बी मोर डेंजरस, क्यों शायद अक्टूबर या नवंबर में आने की संभावना है। वाला था इसके लिए क्या तैयारी की? इसके लिए तैयारी हम तो क्या कहें कि तो सोसाइटी जितना अपने लेवल पर प्रिकॉशंस बरत रही हैं, जो गवर्नमेंट गाइडलाइंस है उनके हिसाब से मास्क लगाना, सैनिटाइज करना, और अपनी जो सैनिटाइजेशन सोसाइटी का भी टाइम टू टाइम हम करा रहे हैं, वीकली 3 बार करा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ सरकार भी, क्योंकि हमको जैसा कि हमारे राठी साहब ने बताया, कोई सुविधाएं नहीं दे रही हैं, ना उसके अंदर पार्षद फंड लग रहा है, ना सांसद फंड लग रहा है, विधायक का फंड कुछ चीज़ों पर लग रहा है। तो कम से कम राइट टू लाइफ, आर्टिकल 21 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के मुताबिक हर आदमी का राइट है। तो उसके लिए केंद्र सरकार को चाहिए एक अच्छा सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल खोले, ताकि सोसाइटी के लोगों को कम से कम, जो उनका फंड से कोई सुविधा नहीं दी जा रही है, तो कम से कम उनको रहने का जो अधिकार है संविधान ने दिया है वो तो सुरक्षित रह सके, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो सके फ्री ऑफ कास्ट। ये हमारी डिमांड, इसलिए हमने आज लेटर, आज हंस से आना था उनको हमने बना के लाया था। रितु गोयल ने हर्षवर्धन जी के नाम से भी चिट्ठी मांगे, मैं इनको भी देंगे और उनको आगे फॉरवर्ड कर परसू करेंगे। उम्मीद है कि हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव इसको एक्टिवली परसू करेंगे तो ये काम आसानी से हो सकता है। पॉपुलेशन रोहिणी सबसे बड़ा एक बिग सब सिटी है और यहाँ इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेडिकल फैसिलिटीज़ की। बिल्कुल, और भी कुछ लोग हमारे साथ हैं। आपको क्या लगता है क्या करना चाहिए शॉर्ट में, सरकार से क्या मांग रखते हैं? देखिए, हम सरकार से मांग करते हैं कि जो हमारे जितने भी RW हैं, जितनी भी सोसाइटी हैं, मैं एक सोसाइटी का प्रेसिडेंट भी हूँ ऋषि अपार्टमेंट का, तो मैं ये डिमांड रखना चाहता हूँ कि हमारी सोसाइटियों में भी कोई छोटा मोटा कोविड सेंटर जिसमें हम बाकी फैसिलिटीज़ ले सकें और कर सकें। जब भी हम अपनी तरफ से भी अगर कुछ खोलना चाहते हैं तो हमारे पास सोसाइटियों में से परमिशन लेनी पड़ती है SDMC, जो कि नहीं मिलती, उसको आसान बनाया जाए ताकि हम अपने यहाँ पे कोई भी समस्या हो, जैसे अभी बहुत समस्या आई, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं थी कहीं पे भी, पर सिलेंडर अवेलेबल थे, लेकिन हम अपनी सुविधा ना होने की वजह से हम अपने लोगों को अपनी सोसाइटी के अंदर सेंटर खोल के वो सुविधाएं नहीं दे पाए जो कि दे सकते थे। तो सरकार से मेरा यही है कि हम सोसाइटियों को भी कुछ थोड़ी बहुत सुविधाएं दी जाए ताकि सोसाइटी को दे देनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि परमिशन लेना कितना बड़ा चैलेंज होता है? अगर आप अपने दम पे कुछ कर पाते हैं, वास्तव में क्या आसानी से कर पाते हैं क्या? नहीं,
ऐसा तो नहीं है कि अगर हम निश्चय करें और सफलता ना मिले, लेकिन वो सफलता अधूरी रह जाती है अगर हमें सरकार की तरफ से कोई सहायता मिले। मान लीजिए हम अपने खाली सिलेंडर रख लें, खरीद लें, अपने एक छोटा रख लें, क्योंकि भरा हुआ सिलेंडर रखने में रिस्क रहता है, तो उसको भरवाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा भाग दौड़ ना करनी पड़े। लंबी 6 से 7 घंटों लाइन में लगने का अनुभव हमारे पास है। और सैनिटाइजेशन के लिए हमें रिक्वेस्ट करनी पड़े, ऋतु गोयल जी मान जाती हैं और तुरंत वो काम करवा भी देती हैं, उनका धन्यवाद। लेकिन फिर भी हमारे पास इतनी गाड़ियाँ ही नहीं हैं, इतना स्टाफ ही नहीं है, तो अगर वो कोशिश भी करती हैं तो उसमें पूर्णतः सफल नहीं हो पाती हैं। अगर गवर्नमेंट की तरफ से उनको स्ट्रक्चर मिले तो वो निष्ठा और प्रेम भावना से सभी का काम करने को हमेशा ही तैयार रहती हैं। और हमारा सौभाग्य है कि वो हमारी निगम पार्षद और उप महापौर दोनों हैं और उन्होंने इसमें बहुत सहयोग भी किया है। हमने भी अपनी पूरी कोशिश करी है अपने बुज़ुर्गों के लिए, या कोरोना जो पेशेंट्स थे उनको हमने उनके घर खाने पहुंचाने के लिए अपनी अपनी ड्यूटी मानी, और जो भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी उनको कैसे भी कहीं से भी हमने अरेंज करके दी। और अगर इसमें एम्स जैसी कोई सुविधा मिल जाती हमें तो हमारी शायद इतनी जाने नहीं जाती। और ये हमारी मांग बहुत वाजिब मांग है कि 32,000 मीटर में जो हम जगह ले रहे हैं, या 82,000 मीटर में जो टोटल एक जापानी पार्क के पास एक केंद्र बनने की जारी है DDA की तरफ से, उसके 350 करोड़ रुपए अगर एम्स की तरह की किसी संस्था में लगें या इसी तरीके की इसी शैली पर कोई बनाया जाए तो इससे आने वाले समय में तीसरी लहर से हम अच्छी तरह से जीत सकते हैं और हम उसे हरा सकते हैं। हमारे यहाँ रोहिणी में बहुत ही अच्छे कार्यकर्ता और योद्धा हैं, भाई विजय मलिक हैं, ये हमारे अभिषेक हैं, संजीव हंस जी हैं, ये रमन जी हैं, बहुत लोग हैं, बहुत लोग हैं। एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की मांग है, जगह भी वो सजेस्ट कर रहे हैं, कुछ महिलाएं भी हमारे साथ हैं। क्या लगता है कि जो सरकार जानकारी देती है, हेल्पलाइन जारी करती है, सब कुछ करती है? मेरा मानना है कि हेल्पलाइन नंबर्स और ये ज़्यादा हेल्प नहीं करते। आपकी लोकल बॉडीज़ में जो आपके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो अगर ज़्यादा एक्टिव हो और रेस्पॉन्सिबल हो तो वो ज़्यादा वर्क करते हैं, इस चीज़ कर पाते हैं। अब हेल्पलाइन नंबर हमें हमारे वार्ड में जब ज़रूरत पड़ती थी लोग नंबर मिलाते रहते थे वैक्सीनेशंस के लिए या किसी भी अपनी हेल्प के लिए, तो उतना पॉसिबिलिटीज़ कम होती थी। लेकिन जब हम अपने पार्षद से कांटेक्ट करते थे तो वो अपने कॉन्टैक्ट्स के थ्रू या अपने पर्सनल लिंक्स के थ्रू जो भी होती थी, हमें बहुत हद तक 95% वो एश्योरेंस होती थी कि हमें मदद मिल जाएगी। बिल्कुल। जब अभी बहुत महामारी का दौर आ रहा है, जब मदद मांगने की कोशिश की होगी आसपास, तो क्या मिल पा रही थी? उसमें ऐसा ना, वैसे तो हम फ़ोन करते थे, कोई नहीं उठाता था, लेकिन हमें हर बात अपनी पार्षद ऋतु गोयल से हम बोलते थे और ये हर संभव हमारी हेल्प करती थी। जैसे भी हम फ़ोन करते थे तभी उठाती थी और तभी उस चीज़ का एक्शन लेती थी। तो बिल्कुल ये थे रोहिणी ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के कुछ लोग जो न केवल कोरोना काल में अपनी समस्याओं और अनुभव को साझा कर रहे थे, बल्कि इस बात की मांग उठा रहे हैं कि रोहिणी के अंदर एम्स जैसा कोई बड़ा अस्पताल होना चाहिए। ये एक जो आवाज़ है, ये एक लगातार लोग जिस तरह से उठा रहे हैं, मुझे लगता है कि ये एक आने वाले समय में एक बहुत बड़ा मुद्दा भी होगा कि हॉस्पिटल को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की, रोहिणी को एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की ज़रूरत है। ये ज़रूरत सरकार तक पहुंचाई है, यहाँ के नुमाइंदों तक इस बात को पहुंचाया गया है, वो किस स्तर पर इसको लेते हैं ये आने वाले कुछ समय में साफ होगा। कैमरामैन सोनू और तेजस्विनी के साथ राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।